अगर आपको कराना ही था तो फरवरी में एक नया लिस्ट आया था वोटर लिस्ट का। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेंट था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they made some statement. This is complete nonsense. Right? नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और एक बार आज फिर से बात करेंगे हम एक जन सरोकार के मुद्दे की, जिसे लेकर घमासान मचा हुआ है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। बिहार में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत ये तय किया जा रहा है कि आखिर कौन से वो लोग हैं जिन्हें आने वाले बिहार चुनावों में, जो अब से कुछ ही महीनों के अंदर होने जा रहा है, अधिकार होगा। वैसे तो ऑन द फेस ऑफ इट देखकर लगता है कि ये एक तकनीकी प्रक्रिया है जो होना ही चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के पास अधिकार है कि वो इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज कर सके। लेकिन इसमें कई सारे पेंच है और कई सारे सवालात, क्योंकि एक तो ये 2003 के बाद ये प्रक्रिया पहली बार ये की जा रही है। बिहार में करीब करीब 7 करोड़ से ज्यादा जो मतदाता हैं, उनमें अभी चुनाव आयोग के मुताबिक, क्योंकि अभी तक जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की प्रक्रिया चल रही थी और जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जा रहे थे कि आखिर कौन कौन से जो है सही मतदाता हैं। चुनाव आयोग ने ताजा आंकड़े जारी किए हैं और उसमें लगभग कहा है कि एज ऑफ टुडे, आज जबकि हम बात कर रहे हैं, तो कम से कम 61 लाख ऐसे लोग हैं जिनके जो मतदान करने का अधिकार है, अब उस पर तलवार चला दी जाएगी। इसे बोगस वोटर के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें कई ऐसे लोग हैं, 20 लाख से ज्यादा चुनाव आयोग कह रही है कि जिनकी मौत हो चुकी है। अब इसे लेकर निश्चित रूप से पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा में बहुत जमकर जो है आमने सामने भिड़े हुए हैं RJD नेता तेजस्वी यादव और उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दोनों के बीच में जो पूरी की पूरी बयानबाजी हुई थी, वो भी आप मेरे YouTube स्टेशन पर देख सकते हैं। कल की कुछ उनके भाषण की झलकियां पहले आपको मैं सुना देती हूँ। कोई महिला को दिए थे, अरे हम ही ने 50% किया। बहरहाल आज तेजस्वी यादव ने अपने इस हमले को और तेज कर दिया और ये तक कह दिया कि अगर यही हाल चलता रहा तो और कोई विकल्प नहीं बचेगा विपक्ष के पास सिवाय इसके कि आप चुनावों का बहिष्कार करें। करके आएंगे, तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। क्या दूसरे पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा? दूसरे नेताओं से हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसे तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। हालांकि उनके पार्टी के दूसरे नेताओं ने बाद में ये सफाई दी कि ऐसा नहीं है कि वो एक स्टैंड ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह से हालात मत बनाइए। क्यों दिक्कत हो रही है SIR की प्रक्रिया को लेकर? क्योंकि विपक्ष का जो सबसे बड़ा आरोप है वो ये कह रहे हैं कि आप इसे एक चुनावी सुधार प्रक्रिया की जगह नागरिकता प्रमाण आप इसे प्रक्रिया बना रहे हैं, और नागरिकता तय करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। वो तय गृह मंत्रालय के प्रक्रियाओं के जरिए की जाती है। उनका कहना है कि जो लोग लगातार बिहार में पिछले कई दशकों से जो वहां वोट देते रहे हैं, आप अचानक से उन पूरे के पूरे वोटर समुदाय को, जो खास करके दलित, पिछड़े वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग से आ रहे हैं, उनके वोटों को और उनके नामों को आप जानबूझकर एक राजनीतिक साजिश के तहत आप कटवाना चाह रहे हैं, ताकि उससे फायदा सिर्फ और सिर्फ जो सत्तारूढ़ पार्टी है या जो BJP है उनको हासिल हो सके। ये मसला सुप्रीम कोर्ट में भी है। चुनाव आयोग का कहना है कि वो ऐसी कोई साजिश नहीं रच रहे हैं। वो सिर्फ ये तय कर रहे हैं कि जो लोग वोटर आई कार्ड के लिए जिनकी एप्लीकेशन दी हुई है या जिनके पास वोटर आई कार्ड है, वो सही में उचित कैंडिडेट्स हैं, वो वोटर्स हैं या नहीं, वो वैध वोटर्स हैं या नहीं, या उनकी नाम वोटर सूची से हटा देनी चाहिए। और वो नागरिकता तय नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन वो आधार कार्ड नहीं ले रहे हैं, वो एपिक वो दूसरे ऐसे 11 ऐसे प्रमाण पत्र मांग रहे हैं लोगों से, जो बहुत सारे लोगों के लिए जुटा पाना बहुत मुश्किल होगा। तो जो प्रूफ ऑफ बर्डन है, जो जिम्मेदारी है
कि आप एक सिटीजन होने के नाते देश के और आपके पास वोट करने का अधिकार है, वो कहीं ना कहीं नागरिक पर ही डाल दिया जा रहा है। और ये अपने आप में जो है बड़ी चिंताजनक एक विषय है। और इसे लेकर लगातार संसद के आज तीसरे दिन भी हमने देखा मॉनसून सत्र के बीच इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता एक साथ इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप एसआईआर के इस सिस्टम को जो है आप जिस हड़बड़ाहट में रोल आउट कर रहे हैं वो गलत है, आप उसे बंद कीजिए। आज के इस प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी साथ दिखी। 2 दिन से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता वो तो आ ही रहे हैं, अखिलेश यादव शामिल हो रहे हैं और इस मसले को लेकर हंगामा जारी है। प्रधानमंत्री मोदी अभी देश से बाहर हैं, यूके और मालदीव में हैं, लेकिन अगले हफ्ते जब संसद के सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर भी बहस होनी है तब ये सर का जो पूरा का पूरा मसला है वो भी निश्चित रूप से और तेज देखने को मिलेगा। तलवारें चलती रहेंगी और विपक्ष का कहना है कि ये सरासर हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद एक बहुत भयंकर साजिश रची जा रही है ताकि आप खास करके जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो पारंपरिक रूप से शायद बीजेपी के वोटर नहीं हैं, उन लोगों पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। इस बाबत चेतावनी भी दी थी असाउद्दीन ओवैसी ने हाल में अपनी एक रैली में। उनके भी पूरे इस भाषण को आप मेरे यूट्यूब स्टेशन पर सुन सकते हैं। संविधान में हम सब लोगों को ये अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाए तो उसको एक वोट देने का अधिकार है, चाहे कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो या अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति हो। इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। और आप जानते हैं महोदय कि हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है, एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। Voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it because we are going to come for you. जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। मैंने बात की पूनम अग्रवाल से, जो सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, काफी अवार्ड्स जीत चुकी हैं, एमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं और उनकी किताब भी है इंडिया इंक्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, ईवीएम्स को लेकर लगातार उन्होंने कई सारे इन्वेस्टिगेशंस किए हैं। तो आइए अब आपको हम पहले सुनाते हैं इस बातचीत को और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये इतना विवादास्पद इस वक्त बना हुआ है। पूनम, ये सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि एज अ सिटीजन, एज अ जर्नलिस्ट, आपकी सबसे बड़ी कंसर्न क्या है इस इलेक्टोरल रिवीजन की प्रोसेस को लेकर? बिहार में जो इलेक्टोरल रिवीजन चल रहा है उसमें मेन कंसर्न देखिए, लोगों के साथ और जो सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, सबके साथ पहला कंसर्न ये आया कि इतनी जल्दबाजी में आखिर आप इतने इलेक्टोरल रिवीजन को क्यों कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिकली आप देखें तो ऑन ग्राउंड जो उनका काम है वो 1 महीने में वो कंप्लीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप कंप्लेन कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, जो ड्राफ्ट रोल निकलेगा, तो पूरा वाइंड अप ये 3 महीने में कर रहे हैं। मेन बात ये एक तो टाइमिंग की है और दूसरा ये भी ऑब्जेक्शन है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, 11 डॉक्यूमेंट्स, दोज आर वेरी डिफिकल्ट टू गेट। अब ये 11 डॉक्यूमेंट्स आप इस तरह जैसे कि
डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, प्लेस ऑफ बर्थ, जाके आपका पता चल सके कहाँ से हैं, क्लास 10th का सर्टिफिकेट। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं बहुत लोगों के पास नहीं होगा, और आप ये डॉक्यूमेंट्स इसलिए मांग रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि इनमें से सिटीजन्स कितने हैं। खास करके जो माइग्रेंट्स हैं, बिहार की तो एक पूरी की पूरी माइग्रेंट पॉपुलेशन है, या जो पुरानी पीढ़ियां हैं, जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स शायद और भी कहीं मुश्किल हो हासिल करना। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन सिटीजनशिप लॉ फॉलो कर रहा है, जो कि हमारा ये कहता है कि बाय बर्थ इंडियन सिटीजन वो लोग हैं जिन्होंने 87 से पहले जन्म लिया इस धरती पे, इंडिया में। लेकिन 87 के बाद और 2003 या 4 के बीच में जिन्होंने यहाँ जन्म लिया, उनको माता पिता में से एक का सर्टिफिकेट देना है, एंड उसके बाद से लेकर दोनों का सर्टिफिकेट देना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, टू प्रूव कि आप इंडियन सिटीजन हैं। तो आप समझिए कि ये कितना मुश्किल हो सकता है कईयों के लिए। सेकेंडली, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की बड़ी समस्या है, यहाँ तक कि वहाँ की गवर्नमेंट भी ये चीज़ मानती है कि डॉक्यूमेंट्स की समस्या है। दूसरा, आपने कहा है कि माइग्रेंट वर्कर्स हैं कई सारे। अब वो माइग्रेंट वर्कर्स जो कि अपने देश या अपने गांव तभी जाते हैं साल में एक बार जब जरूरत पड़ती है, अब वो डॉक्यूमेंट्स कितना संभाल के रखते हैं, दैट्स अगेन अ कंसर्न। तो ये 11 डॉक्यूमेंट्स मांग जो रहे हैं वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा, ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का नहीं है कि आप मेरा सिटीजनशिप चेक करें, ये होम मिनिस्ट्री का काम है। तो आप ये सिटीजनशिप पर जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, एक तरह से एनआरसी कंडक्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जब लास्ट हियरिंग हुई थी 10 जुलाई को, उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को 3 डॉक्यूमेंट्स कंसिडर करने चाहिए, आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। वोटर आईडी कार्ड तो वो खुद ही दे दें। तो उस पर जो एफिडेविट अब इलेक्शन कमीशन ने मंडे को फाइल किया, बोलते हैं कि ये तीनों डॉक्यूमेंट्स बोगस बहुत सारे बन चुके हैं, फेक हैं, इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते। मतलब ये तो बहुत अजीब सा आर्ग्यूमेंट है। हम लोगों में से कितने लोगों ने, इवन जब आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो वो एक्चुअली आधार पर आपने पासपोर्ट बनवाया। एग्जैक्टली, आधार। आप ये तीनों डॉक्यूमेंट्स के जरिए कई सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम पासपोर्ट तो ले लेंगे 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक, वो मानते हैं, लेकिन ये 3 डॉक्यूमेंट्स नहीं लेंगे जो कि यूज होता है पासपोर्ट बनाने में। तो मतलब ये एक बहुत, और सेकेंडली क्या ये 11 डॉक्यूमेंट्स फेक या बोगस नहीं बन सकते? ये भी तो बन सकते हैं ना। आप 100% लोकसभा में भी तो चुनावों में भी तो इन लोगों ने वोट डाले होंगे ना, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लगातार चुनावों में डाल रहे हैं। हाँ, पिछले मतलब 2003 के बाद अब हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 21 ईयर्स, 21 साल से तो ये वोट डाल रहे हैं। कितने सारे लोकसभा इलेक्शंस हो गए, असेंबली इलेक्शंस हो गए। अब आप अचानक से कह रहे हैं कि भाई इनका सिटीजनशिप पहले हमें चेक करना है, फिर हम वोट करने देंगे। सी, सिटीजन इलेक्शंस इज ऑल अबाउट बीइंग इंक्लूसिव। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम इलेक्शन कमीशन का है, ना कि उन्हें डिलीट करने का है। तो हमारा जब इलेक्शन कमीशन पहला बना था, सीसी जो पहले थे सुकुमार सेन, उन्होंने इसी चीज पे एम्फेसाइज किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दे सके। आप ये वोट नहीं दे पाएंगे अगर आपने सिटीजनशिप प्रूव नहीं किया। अब इलेक्शन कमीशन यही मानता है। इस बाबत देखिए ऐसे पुराने जजमेंट्स भी हैं, और एक इनफैक्ट 1994-1995 के बीच में भी ये मामले आए हुए थे कोर्ट्स में, और उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया AM अहमदी ने, उन्होंने क्लच ऑफ पिटिशंस पर जो फैसला सुनाया था। तो कहीं ना कहीं अभी जो कुछ हो रहा है वो उसके अगेंस्ट भी जा रहा है। आप शायद उस जजमेंट को भी पढ़ना चाहें, लेकिन आज अगर अब हम फ्रेश जो डेटा इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया जा रहा है, अब उसमें ऐसा लग रहा है कि 61 लाख लोगों के नाम जो है डिलीट हो रहे हैं, बिहार के 7 करोड़ लगभग जितने वोटर्स हैं। और उसमें उन्होंने ब्रेकअप दिया है, उन्होंने कहा है कि 21,60,000 लोग जो हैं वो मृतक हैं, 31 लाख लोग जो हैं वो परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं, जो अपने दिए हुए एड्रेस में नहीं मौजूद हैं। इसका डेफिनेशन तो पूछिए आप पहले कि परमानेंटली माइग्रेट का मतलब क्या? कि आपने बिहार में, सपोज करिए आप पटना के रहने वाले थे, आपने वहां से प्रॉपर्टी सब बेच बाच के आप मुंबई शिफ्ट हो गए, आप ये कहना चाहते कि वो परमानेंटली माइग्रेट कर गए, उनका कुछ नहीं है? या ये वो हैं जो कि साल में 1 या 2 बार आते हैं अपने गांव या अपने देश, अपने सिटी में वोट करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी अभी भी वहां मौजूद है, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो ये परमानेंटली माइग्रेशन वाला जो शब्द इन्होंने यूज किया, उसको डिफाइन करने की जरूरत है कि किस आधार पर आप ये कह रहे हैं कि ये परमानेंटली माइग्रेटेड है।
देखिए हमने उस दिन बातचीत की थी शिव पूजन झा जो बिहार के पत्रकार हैं और आशीष से जो इलेक्शन रिसर्च करते हैं, वो एपिसोड आप देख सकते हैं। शिव पूजन ने जिस बात को हाईलाइट किया था कि वो अगर गाजियाबाद में सालों से रह रहे हैं और बिहार में जा रहे हैं वोट डालने के लिए, तो ये जो पॉइंट पूनम उठा रही हैं कि भैया ये परमानेंट माइग्रेशन क्या हुआ फिर। अब मैं वोटर बंगाल की अगर हूं लेकिन दिल्ली में कामकाज के लिए हूं, मैं क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं बंगाल में जाकर वोट डाल सकूं? क्या वो एक आधार बन सकता है कि मैं वोट ही ना डाल सकूं? तो ये जो अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई आपके पास पूरा अगस्त का महीना है, किसी राजनीतिक दल को अगर लगता है कि कुछ गलत हुआ है, यूएन क्राई हुआ है, आप आ सकते हैं रिवीजन के लिए। अब बताइए कि ये पीरियड क्या काफी होगा लोगों के लिए? कहाँ कहाँ भटकेंगे? और क्या हमारे देश में वोटिंग प्रायोरिटी है लोगों के लिए? क्या वोटर कार्ड लेना उनके लिए प्रायोरिटी? आप सच्ची बोलिए कि आज भी हमारे देश में 50 से 60% वोट पड़ता है। इस हालात में क्या इंसान जाएगा अपने गांव और इलेक्शन कमीशन को अपनी सफाई देगा कि भाई नहीं, मैं तो वोटर हूं, मैं यहीं रहता हूं? तो ये जो कह रहे हैं आपको टाइम दिया गया, ये इट्स अ वेरी, आई वुड से इट्स व्हाट्स द रश। आपको अगर करना भी था आप करते, असेंबली इलेक्शंस की बात कर लेते, ताकि और ट्रांसपेरेंसी आती कि हाँ हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट्स देना है और आपको ये समय दिया जा रहा है। या 1 साल पहले से कर लेते भाई, ये तो पता था ना कि असेंबली चुनाव होने हैं इस साल। बीजेपी की सरकार तो भाई एक लोकसभा चुनाव जीतती है तो अगले लोकसभा चुनावों का जो खाका है वो तैयार हो जाता है। तो ये पता नहीं था कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं एग्जैक्टली और आप इसमें ये देखिए ना, समरी रिवीजन भी तो हुआ था अभी जनवरी 2025। तो क्या वो मजाक था? उसमें उन्हें नहीं पता चला कि 21 लाख लोग करीब करीब मर चुके हैं उस समय? उसमें क्यों नहीं डिलीट किया उन्होंने? वो कैसे उन्होंने किया, वो भी प्रोसेस समझाए हमें कि वो समरी रिवीजन किस तरह से कर रहे हैं। सेकेंडली इसमें एक और डेटा इन्होंने दिया है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है कि ड्यूप्लीकेट 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रजिस्टर्ड है। 7 लाख, उन्होंने कहा कि 7 लाख इलेक्टर्स जो हैं रजिस्टर्ड एट मोर देन 1 प्लेस। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें जी, कैसे हो गया 2 जगह? पूनम अग्रवाल ने 2 जगह कैसे कर लिया? मैं बंगाल से हूँ, कैलकाटा में भी मेरा वोटर आईडी कार्ड है, दिल्ली में भी है, दिल्ली में मैं सालों से हूँ, तो मैं ये 2 जगह मेरा नाम कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? इसमें गलती किसकी है? इलेक्शन कमीशन की है ना। अगर मैंने दोनों जगह बनवा लिया आईडी, एक जगह डिलीट के लिए भी मारा होगा तभी तो बनना चाहिए ना दूसरा। ऐसे कैसे उन्होंने 2 इशू कर दिए? यहाँ पर फिर वो एपिक नंबर वाला जो ड्यूप्लीकेट बंगाल में बंगाल की सीएम ने ऑलरेडी उठाया है ये मुद्दा कि एपिक नंबर, एक ही एपिक नंबर 2 लोगों को इशू हो रखा है। तो इनका ही डेटा अगर क्वेश्चनेबल है तो आप बाकी डॉक्यूमेंट्स पे क्या सवाल उठा रहे हैं? आपको अपने ही डेटा पे पूरा भरोसा नहीं है। सेकेंडली ये जो डेटा इन्होंने दिया है, अभी तो हमें सिर्फ नंबर्स ही दिख रहे हैं, लेकिन ये नंबर्स को ह्यूमन फेस या देने की भी जरूरत है। ये डेटा इलेक्शन कमीशन को पब्लिक करना चाहिए। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने बीएलओ और बीएलए से शेयर कर लिया। ये भी कहा है कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जो है वो 1 अगस्त के बाद वो पब्लिश करेंगे और प्रिंट करेंगे और डिजिटल कॉपीज 12 राजनीतिक दलों को वो प्रोवाइड करेंगे। ड्राफ्ट विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। हाँ, तो ड्राफ्ट करेंगे ना, ये डेटा कौन देगा? ड्राफ्ट में तो इनका नाम नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बोल दिया डिलीट हो चुका हो, मतलब या तो मर गए या माइग्रेट करें। तो ये डेटा ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और पब्लिक को भी पता चले कि भाई हमारा नाम इसमें है और हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये डेटा कौन पब्लिक करेगा? सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को शेयर करना इज नॉट इनफ। दैट्स व्हाट आई से ऑल द टाइम। इलेक्शन कमीशन शुड रियलाइज दैट वोटर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स। सिर्फ वो हर चीज में ना ये पॉलिटिकल पार्टी पे ठीकरा फोड़ देते हैं कि भाई हमने तो उनसे शेयर कर दिया। दैट्स नॉट हाउ इट शुड फंक्शन। वोटर अगर वोट नहीं देगा तो आप इलेक्शन नहीं कंडक्ट कर सकते। इलेक्शन नहीं कंडक्ट करेंगे तो इलेक्शन कमीशन की जरूरत नहीं है। दिस इंस्टीट्यूशन इज अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू पब्लिक फर्स्ट। और ये आपको याद दिला दें कि देखिए अजीत अंजुम के खिलाफ हालांकि एफआईआर कर दिया, सीनियर रिपोर्टर, सीनियर जर्नलिस्ट, उनके आप यूट्यूब स्टेशन पर रिपोर्ट्स देख रहे हैं, उन्होंने ऐसे केसेस ढूंढ कर निकाले जहां ये दावा किया गया कि ये तो मृतक हैं, लेकिन वो दरअसल जिंदा है। उनका कहना है कि भाई उनके पास तो कोई आया ही नहीं पूछताछ के लिए, और बीएलओ ने कहीं हस्ताक्षर कर दिए, कहीं कह दिया कि मृतक है। तो इस तरह की जो गड़बड़ियां हो रही हैं, अगर ये सवाल पूछे जा रहे हैं नागरिकों की तरफ से, आप उनका जवाब देने की जगह अगर आप कहेंगे कि नहीं हम हड़का देंगे लोगों को, हम रिपोर्टर्स के खिलाफ हम केस कर देंगे, तो ये लोकतंत्र कैसे हुआ, जनतंत्र कैसे हुआ? आपको कोई उम्मीद है कि ये प्रोसेस को किस तरह से रोका जाएगा? अब तो पूरा सब कुछ सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि एफिडेविट तो उन्होंने फाइल कर दिया। अब काउंटर एफिडेविट पिटिशनर्स फाइल करेंगे, उनको भी करना ही होगा
2 दिन पहले तक तो कर ही देंगे। अब 28 तारीख को हियरिंग है। देखिए, जहां तक लास्ट हियरिंग का सवाल है, उस हियरिंग में इट वाज वेरी क्लियर दैट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टाइमिंग इज अ बिग प्रॉब्लम एंड द डॉक्यूमेंट्स, इनफैक्ट एक जज का ऑब्जर्वेशन था कि भाई ये 11 डॉक्यूमेंट तो शायद मेरे पास ही ना हो। वो ऑब्जर्वेशन दिया, यानी कि ही वाज आल्सो, जस्टिस गवई ने दिया नहीं, जस्टिस धुलिया, दिया। हाँ, तो उन्होंने कहा कि भाई ये डॉक्यूमेंट तो मेरे पास ही नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये 3 डॉक्यूमेंट कंसिडर करें। अब ये 3 डॉक्यूमेंट कंसिडर करने के पीछे रीजनिंग इज सो फ्लिम्सी कि बोगस है। आपके पास कोई डेट, चलिए कंट्रोवर्सी हमेशा से रही है आधार कार्ड के ऊपर, बट वी हैव टू एडमिट ऑल्सो कि आधार इज द बेसिस ऑफ मेकिंग मेनी डॉक्यूमेंट्स। या तो आप पूरे सिस्टम को ही रिवैम्प कर दीजिए, बोलिए कि नहीं कुछ भी नहीं चलेगा, आप यही 11 डॉक्यूमेंट्स ही हम यूज करेंगे। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। हर दूसरे दिन है जो है आधार कार्ड को कह देते हैं कि भाई आधार इसके लिए नहीं चलेगा, उसके लिए नहीं चलेगा। जिस आधार कार्ड को इतने फैनफेयर के साथ लॉन्च करके सबके सिर पे थोपा गया, वो आधार अपने आप में इतना निराधार आज की फील कर रहा होगा। आधार से तो आप वोटर आईडी कार्ड भी लिंक कर चुके हैं, अभी की थी उन्होंने। बैंकिंग लिंक कर रहे हैं आप, वोटर आई कार्ड आप टैक्स नहीं भर सकते। अभी मैं टैक्स करके आ रही हूँ, इनकम टैक्स भर कर आ रही हूँ, तो मैं आधार में अगर मेरा नंबर कनेक्टेड ना हो तो मेरे लिए मुश्किल होगा, बहुत सारा काम नहीं हो सकता। तो ये जो है ना, सरकार ने जो ये जलेबी बनाई है लोगों को गुमराह करने के लिए, और इसमें निश्चित रूप से जवाब मांगे जाने चाहिए। और यही वजह है कि आप विपक्ष के लगातार जो है प्रदर्शन को देख भी रहे हैं। संसद सत्र के दौरान इंडिया ब्लॉक का संयुक्त प्रदर्शन हो रहा है। उन्हीं तस्वीरों के साथ एक बार फिर से मैं आपको छोड़ जाती हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। पूनम को आप उनके यूट्यूब स्टेशन पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका यूट्यूब स्टेशन भी पूनम एक्सप्लेन एक्स के नाम से, एक्सप्लेन एक्स के नाम से, क्योंकि ये लगातार जो है जनता और खास करके एज अ वोटर, एज अ सिटीजन जो हमारे अधिकार हैं उन पर रिपोर्ट कर रही हैं और बेबाक जो है बातें रख रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। थैंक यू।